हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टूल्स पैक एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यानी ईआर डायग्राम क्या होता है, रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज होता है और कैसे हम सकीला डेटाबेस का ईआर डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग माई एसक्यूएल वर्कबेंच प्लेटफॉर्म। सो अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस डिजाइन या डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं तो ईआर डायग्राम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हम समझेंगे कि ईआर डायग्राम क्या होता है। ईआर का फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या टेबल, और रिलेशनशिप का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप मान लीजिए कि मेरे पास एक स्कूल डेटाबेस है और उसमें लगभग कुछ तीन टेबल्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है और कोर्स टेबल है। एक स्टूडेंट के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, वो मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है एक स्टूडेंट, राइट। ठीक है, टीचर जो होगा वो क्या करेगा, एक मल्टीपल कोर्सेज को टीच कर सकता है। टीचर क्या होगा, मल्टीपल कोर्सेज को टीच कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो होंगे वो एक ही टीचर से पढ़ेंगे। स्टूडेंट जो होंगे उस एक कोर्स में वो एक ही टीचर से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, राइट। सो इन सब रिलेशनशिप्स को समझने के लिए हम ईआर डायग्राम को यूज करते हैं, क्योंकि मैन्युअली तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और मैन्युअली मैं आपको बता रही हूं, बट उन चीजों को याद रखना, उन चीजों को रिटेन करना आगे तक बहुत मुश्किल है। तो इसको हम ईआर डायग्राम के बेसिस पे स्टोर कर लेते हैं सारे रिलेशनशिप को, ताकि हम जरूरत पड़ने पर उसको आगे उन टेबल्स को एनालाइज कर सके ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट। मतलब ईआर डायग्राम बेसिकली है क्या, ये बेसिकली याद रखना डेटाबेस का क्या है, ब्लूप्रिंट है। ठीक है, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग जितने भी एसक्यूएल के बारे में जो भी हम लोगों ने हम कॉन्सेप्ट्स का डिस्कस करने वाले हैं वो आप तक पहुंचे, ताकि आप उनको उनकी स्किल्स को एक्वायर करके आप अपने इंटरव्यू के लिए भी जा सके। ठीक है, सो जो लोग यहाँ पे पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं पार्ट टू की तरफ। अब बात करते हैं हम कि ईआर डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है रियल वर्ल्ड में, राइट। सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और उनके पास बहुत डेटाबेसेस है। जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का डेटा है, डेटाबेस है, तो बैंकिंग सिस्टम का डेटाबेस है, या फिर हॉस्पिटल सिस्टम का डेटाबेस है, या फिर स्कूल मैनेजमेंट का डेटाबेस है, या फिर यूट्यूब का डेटाबेस है, राइट। अगर हर डेटाबेस में लगभग 50 के आसपास आपके पास टेबल्स हो या 100 के आसपास आपके पास टेबल्स हो, तो उनको मैन्युअली समझना बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ ईआर डायग्राम आपको हेल्प करता है उनके उनके बीच में कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, उन टेबल्स के बीच में कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। सो नंबर वन, इसके बेनिफिट्स क्या है। सो ये बेनिफिट दिखाता है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को वो इजीली समझता है। सेकंड बेनिफिट क्या है कि टेबल रिलेशनशिप को वो क्लियर करता है। ठीक है, सो इट क्लियर्स द टेबल रिलेशनशिप। उनके उस ईआर डायग्राम के बेसिस पे हम उनके रिलेशनशिप्स को इजीली समझ सकते हैं। थर्ड क्या है कि ये अवॉइड करता है क्या, डेटा डुप्लीकेशंस को भी ये अवॉइड करता है। नेक्स्ट क्या है कि डेटाबेस के डिजाइन को अच्छे से बनाता है। ठीक है, इससे डेटाबेस डिजाइनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि डेवलपर्स और एनालिस्ट दोनों इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके बारे में, टेबल्स के बारे में आराम इजीली आप समझा सकते हैं। इसलिए रियल प्रोजेक्ट्स में ईआर डायग्राम का यूज बहुत कॉमन है, राइट। आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आ गई होगी कि ईआर का क्या यूज है और ईआर का रियल वर्ल्ड में क्यों इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है सो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या मैं आपको पर्सनली उसमें रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज सकीला डेटाबेस। इन पार्ट थ्री लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ये सकीला डेटाबेस के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है लिंक, आप प्लीज जाके उसको चेक कर लीजिए।
सकीला एक सैम्पल डेटाबेस है जो माई एसक्यूएल लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। इस डेटाबेस में मूवी रेंटल सिस्टम के एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से टेबल्स मेंशन है। मैंने एक वीडियो में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सकीला डेटाबेस के डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हैं, और गिट डिस्क्रिप्शन में गिट लिंक का सारा फोल्डर का सारा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। प्लीज आप वहां जाके डेटाबेस को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है इंटरफेस के साथ तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना भी डिटेल्ड है, जितने भी ये वर्क बेंच है, ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, उनकी लिंक मेंशन की है गिट लैब की। आप प्लीज वहां से जाके इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स हैं। एक्टर है, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कस्टमर, कस्टमर, फिल्म एक्टर, फिल्म कैटेगरी, ये सारी टेबल्स हैं यहाँ पे मेंशन है। और इन्हीं टेबल्स के अंदर उनके रिस्पेक्टिव कॉलम नेम्स भी दिए गए हैं। सो ये सारी टेबल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड। इसी वजह से ईआर डायग्राम समझने के लिए सकीला बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में कॉमन कॉलम्स हैं यहाँ पे जो आपस में कनेक्टेड है। इसलिए जब हम ईआर डायग्राम में सकीला डेटाबेस को डिस्प्ले करते हैं तो आप इजीली देख सकते हो कि कौन सी टेबल किस टेबल के साथ कनेक्टेड है। अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं रैंडमली कि आप मुझे बताओ क्या फिल्म टेबल इन्वेंट्री टेबल से कनेक्टेड है, या सिटी टेबल क्या लैंग्वेज टेबल से कनेक्टेड है, तो आप कैसे आंसर करोगे? आप सिटी को ओपन करोगे, वहां देखोगे अच्छा ये कॉलम्स हैं, फिर यहाँ पे जाएंगे आप फिल्म टेबल में जाएंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा कॉमन कॉलम है। ये बहुत मैनुअल वर्क है और इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या रेफर करते हैं, हम मैनुअली चेक नहीं करते, बिकॉज यहाँ तो आपके पास कुछ टेबल्स दी हुई हैं, कई बार 100 के आसपास भी टेबल्स होती हैं किसी न किसी डेटाबेस में, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम ईआर डायग्राम की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलर डेटाबेस क्या है। पार्ट 4, ईआर डायग्राम को हम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डेटाबेस में आप जाएंगे रिवर्स इंजन, राइट। रिवर्स इंजन को आप क्लिक करेंगे। सो रिवर्स इंजन में यहाँ पे आपसे कनेक्शन, ये सारी चीजें आप बाय डिफॉल्ट मेंशन होती है, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो आपका यूजर है उसका पासवर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर रही हूँ, आप लोग अपना मेंशन कीजिए। जब आप पासवर्ड मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। फिर से आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि आपको किस डेटाबेस का कनेक्शन देखना है। सो आई विल क्लिक हियर सकीला, एंड देन अगेन आई विल क्लिक नेक्स्ट। सो ये अब सारा उसने रिट्रीव कर लिया है सक्सेसफुली, एंड देन इट इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट। सो अगेन आपको कुछ यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे ये जस्ट दिखा रहा है कि टेबल्स कितनी है और कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, राइट। वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। नाउ यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। द प्रोसेस विल बी नाउ ऑपरेशंस कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। अगेन आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। सो ये बता रहा है कि देर आर 7 व्यूज, 6 रूटीन्स फ्रॉम स्कीमा सकीला, एंड 16 टेबल्स आते हैं, राइट। सो जस्ट चेक करेंगे आप तो देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे एक जस्ट मेंशन है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे सकीला डेटाबेस है। सो आप इसको आप थोड़ा सा हाइड कर लेंगे, और इसकी हेल्प से आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो आपको ये आप देख सकते हो कि जो हमारा स्टाफ है या हमारा जो कस्टमर है वो उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं और वो किस किस साथ कनेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर आईडी है, ठीक है। अभी कस्टमर आईडी किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेमेंट टेबल में कस्टमर आईडी है, सी देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कस्टमर आईडी यहाँ पे है, ये फिल्म आईडी है यहाँ पे, राइट। सो कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है और ये कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है, देन फिल्म आईडी है, सो यहाँ पे भी फिल्म आईडी है, ठीक है। So, इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें नजर आ रही है, राइट। ये भी देखिए, ये देखिए फिल्म आईडी है यहाँ पे, जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, ये देखिए। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्टर आईडी है, इसलिए ये इंडिकेट हो रहा है, देखिए एक्टर आईडी है, राइट। सो ये एक्टर आईडी है और यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप ये डेटाबेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो और डेटा को एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो
तो यहाँ पे स्टाफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर में कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लैंग्वेज में लैंग्वेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए आप जिसे क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा कि लैंग्वेज टेबल जो है वो किस किस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो लैंग्वेज टेबल यहाँ पे, सो ये देखिए फिल्म टेबल के साथ कनेक्टेड है, ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह सिटी टेबल किसके साथ कनेक्टेड है, वो कलर हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत इजीली है चीजों को समझना। राइट, फिल्म टेक्स्ट में जो भी आपके पास टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है फिल्म की, वो सब मेंशन है। स्टोर में आप देख सकते हो स्टाफ आईडी और एड्रेस आईडी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट में पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। राइट, सो इस तरीके से आपको ईआर डायग्राम यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये दिखाता है ये 1:1 रिलेशनशिप है। जहां ये आपको दिखाएगा वो क्या होगा, 1:n रिलेशनशिप दिखाएगा। ठीक है, ये सिंगल लाइन आपको 1:1 रिलेशनशिप दिखाएगी। सो कैटेगरी और फिल्म कैटेगरी ये 1:मेनी रिलेशनशिप है, 1:मेनी रिलेशनशिप है। देखिए, ये 1:मेनी रिलेशनशिप है। राइट, ये आपको नजर आ रहा है टेबल। सो ये 1:मेनी रिलेशनशिप का टेबल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्टोर जो है वो इन्वेंट्री अगेन ये रिलेशनशिप को बता रहा है। तो यहाँ पे एन मेनी टू मेनी, 1:मेनी, 1:1, 1:मेनी, 1:1 रिलेशनशिप। टाइप ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे मैं आगे एक नया वीडियो आपको शो करूंगी। वहां पे मैं आपको टाइप ऑफ रिलेशनशिप समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि ईआर डायग्राम बनाते कैसे हैं, और किस किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन टेबल्स के अंदर नजर आती है। ईआर डायग्राम हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता है जिसका नाम है प्राइमरी की। आई थिंक प्राइमरी कीज के बारे में मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया है कि प्राइमरी की होता क्या है, कब हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। अब नया कॉन्सेप्ट एक और आता है जो होता है फॉरेन की। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। अब फॉरेन की एंड प्राइमरी की दोनों बहुत ही कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्राइमरी टेबल में उसको प्राइमरी की बोला जाता है। लेकिन अगर वही की किसी और टेबल में नजर आता है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप, कस्टमर टेबल है यहाँ पे। ठीक है, कस्टमर टेबल है तो ऑब्वियसली कस्टमर टेबल में कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होगी। सो जो कस्टमर आईडी होगा या कस्टमर का नेम होगा वो सारा क्या होगा, मेन उसके टेबल की इंफॉर्मेशन है। राइट, बट हम किसको प्राइमरी की बोलेंगे, सो कस्टमर आईडी जो होगा वो हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कस्टमर्स को, क्योंकि आईडी एक बंदे की एक ही आईडी होगी। राइट, फर्स्ट नेम डुप्लीकेट हो सकता है, लास्ट नेम डुप्लीकेट हो सकता है। ठीक है, एड्रेस जो होता है वो आपका डुप्लीकेट हो सकता है, बट कस्टमर आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती, वो हमेशा एक पर्सन की एक ही कस्टमर आईडी होगी। राइट, और प्राइमरी की का रूल हमने पहले भी समझा था कि प्राइमरी की क्या होती है, नॉट नल होती है। उस कॉलम में प्राइम नल वैल्यूज कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकती। इसलिए हम हर किसी को, जहां यूनिक इंफॉर्मेशन होगा हम उसको प्राइमरी की नहीं बोल सकते। हमें ये भी देखना होगा कि क्या वहां पे नल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर वो नहीं कर सकती हैं और वहां पे यूनिक आइडेंटिफायर्स है तो इसका मतलब हम उसको प्राइमरी की बोल सकते हैं। इसलिए ईमेल जो होता है वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ईमेल हम एंट्री डेटा में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है या मैंडेट इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। लेकिन मैंडेट इन्फॉर्मेशन क्या है, एक पर्सन की आइडेंटिटी, चाहे वो कहीं पे भी काम करे, उसकी आइडेंटिटी उस जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए वो डेटा कभी भी मिस नहीं हो सकता। इसीलिए हम प्राइमरी की हम ऐसे कॉलम में लगाते हैं जहां पे वो डेटा हम कभी भी नल नहीं रख सकते और वहां पे हमेशा यूनिकनेस ही चाहिए। तो ऐसी जगह हम प्राइमरी की लगाते हैं। लेकिन कस्टमर आईडी जो होता है वो कहीं किसी और कॉलम में भी एग्जिस्ट करेगा। सो लेट्स सी कहाँ पे है ये कस्टमर आईडी, लेट्स सी दैट। सो कस्टमर आईडी हम चेक करते हैं और कहाँ हो सकता है। हम्म, देखिए कस्टमर आईडी कहीं नहीं है, स्टोर आईडी है और एड्रेस आईडी है। ठीक है, तो इसका मतलब कस्टमर आईडी कहीं नहीं है। ठीक है, हम कोई और कॉलम देखते हैं। जैसे फिल्म आईडी है तो ऑब्वियसली फिल्म आईडी क्या होगा, फिल्म टेबल के लिए प्राइमरी की होगा। तो क्या फिल्म आईडी कहीं और रिपीट हो रहा है, सी फिल्म टेक्स्ट में रिपीट हो रहा है फिल्म आईडी। राइट, और फिल्म मेरे ख्याल से कैटेगरी या फिल्म कैटेगरी में भी रिपीट हो रहा है। तो अब हम फिल्म आईडी को किस टेबल की प्राइमरी की बोलेंगे, देखो फिल्म टेबल में फिल्म आईडी प्राइमरी की है।
क्योंकि फिल्म टेबल में फिल्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए फिल्म टेबल की फिल्म आईडी प्राइमरी की होगी। लेकिन अगर फिल्म आईडी किसी और टेबल में पाई जाएगी, जैसे यहाँ पे फिल्म टेक्स्ट में पाई जा रही है, तो इसलिए इसे हम फॉरेन की बोलेंगे, क्योंकि इस फॉरेन की बेसिस पे ही हम बोल सकते हैं कि ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है। राइट। क्योंकि फॉरेन की का काम ही होता है दोनों टेबल्स को कनेक्ट करना। जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स का काम क्या होता है कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री को और इंडियन मिनिस्ट्री को आपस में कनेक्ट करता है। फॉरेन मिनिस्टर का यही काम होता है। राइट। वो एक मीडियोकर बनकर काम करता है। सिमिलरली फॉरेन की का क्या काम होता है कि वो दो टेबल्स के बीच में कनेक्शंस को बिल्ड करता है। राइट। इसीलिए अगर हमें दोनों के टेबल्स को ज्वाइन करना है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट हमने ज्वाइन में सीखा था कि वहां पे कॉमन कॉलम एग्जिस्ट करना चाहिए। सो यहाँ पे भी कॉमन कॉलम है और यहाँ पे भी कॉमन कॉलम है। राइट। उसके बेसिस पे हम दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कॉमन कॉलम का फंडा है, जो कॉलम होता है फिल्म आईडी, जैसे यहाँ पे फिल्म आईडी है, तो वो एक जगह कहीं ना कहीं प्राइमरी की होगा, और वो दूसरा जो दूसरे टेबल में जो वो कॉलम सेम कॉलम पाया जाएगा, वो कहीं ना कहीं फॉरेन की का काम करता है। इसीलिए हम दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम टेबल 1 के कॉमन कॉलम C1 और टेबल 2 कि C1 कॉलम को बोलते हैं कि टेबल 1 का कॉलम 1 टेबल 2 के कॉलम 1 के साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब टेबल 1 में ये कॉलम 1 क्या है, कहीं ना कहीं प्राइमरी की है, और टेबल 2 में वही कॉलम क्या है, फॉरेन की है। ठीक है। सो हमेशा याद रखना, प्राइमरी की ही किसी और टेबल में फॉरेन की बन सकती है। फॉरेन की कोई नई नहीं होती है। तो प्राइमरी की टेबल को हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल। और जहां पे फॉरेन की होती है उस टेबल को हम बोलते हैं चाइल्ड टेबल। ये आप याद रखना, चाइल्ड टेबल। ठीक है। प्राइमरी की जो होती है वो पेरेंट टेबल में होती है। राइट। और वही प्राइमरी की एज अ फॉरेन की चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती है। तो आपको पता है पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या है। राइट। पेरेंट टेबल के पास सारी अथॉरिटी होती है। सो पेरेंट चाहे तो कभी भी कोई भी एंटिटी और चेंजेस कर सकता है। लेकिन फॉरेन की जो होता है चाइल्ड टेबल के अंदर, वो अपने आप से अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता। अगर पेरेंट में कोई वैल्यू चेंज होगी, जैसे प्राइमरी की मेरे पास मान लीजिए 1 है या 2 है। ठीक है। प्राइमरी की क्या है मेरे पास, प्राइमरी की है 1, 1 है, या मेरे पास 2 है या 3 है। ठीक है। और यही प्राइमरी की किसी और टेबल में फॉरेन की का काम कर रही है, तो वहां पे भी मेरे पास इंफॉर्मेशन लेट्स से 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, सेम है। अब मुझे अगर मान लीजिए थर्ड एम्प्लॉय मेरा रिजाइन कर देता है, तो मैं पेरेंट टेबल से डिलीट कर पाऊंगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि अगर इसने रिजाइन कर दिया, मैं थर्ड टेबल से डिलीट कर लूं और यहां से नहीं डिलीट करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फॉरेन की बोलेगा कि पहले तो पेरेंट से पूछो क्या पेरेंट डिलीट करेगा। अगर वो बोलेगा हाँ पेरेंट डिलीट कर रहा है, तो ही मैं डिलीट करने दूंगा, वरना नहीं डिलीट करने दूंगा। तो ये रूल्स भी सेट हो जाता है। इससे हमारे डेटा कॉन्फिडेंशियल भी रहता है और कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। इसीलिए फॉरेन की से डिलीट चीजें तभी हो पाएंगी जब वो प्राइमरी की से डिलीट हो रही है, प्राइमरी टेबल से डिलीट हो रही है, तभी आप फॉरेन टेबल से उन चीजों को डिलीट कर सकते हो, वरना वो डिलीट नहीं हो पाएंगी। ठीक है। उसके लिए फिर हमें एक दूसरी कमांड यूज करनी पड़ेगी, ताकि हमें फॉरेन की का जो असर है उसको हम मिनिमाइज कर सके, डिसेबल कर सके, ताकि हम प्राइमरी की से चीजें डिलीट कर सके, या हमें प्राइमरी की का असर डिसेबल करना पड़ेगा ताकि हम फॉरेन की से डिलीट कर सके। तो वो हमारा एडवांस पार्ट में कवर होता है। लेकिन अभी आपको फंडामेंटल समझना ये जरूरी है, ये रूल समझना जरूरी है कि जब तक आप पेरेंट से परमिशन नहीं लोगे, आप चाइल्ड टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये अगर आपने रूल समझ लिया, तो डेटाबेस में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करोगे चीजों को डिलीट करने में। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है आपको रिगार्डिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की एंड रिगार्डिंग ईआर डायग्राम, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। राइट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हमने सीखा ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी और रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, रियल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस क्या है, सकीला डेटाबेस का ओवरव्यू हमने देखा, और माई एसक्यूएल वर्कबेंच में ईआर डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पावर बीआई और डेटा एनालिटिक्स के और वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।